हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोशन सैनी और आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की इंटरव्यू की जो प्रोसेस है उसके बारे में। एक डिटेल चर्चा करेंगे कि रिजल्ट आने से लेकर के और इवन रिजल्ट आने से पहले ही आंसर की आने से लेकर के और अपना इंटरव्यू जब कंडक्ट होता है तब तक की क्या प्रोसेस है, कब कैसे हम इंटरव्यू की तैयारी कब स्टार्ट करें, कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से हम इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें, कौन कौन सा मैटर है जो हम कलेक्ट करें, इन सारी बातों के लिए आज हम चर्चा करेंगे। माई सेल्फ इज रोशन सैनी और मैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एबीएसटी से पिछली बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। और अभी जैसे आपको पता चलेगा मैंने हाईएस्ट मार्क्स वहाँ से अचीव किए थे और इसी मेरे कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो हम शुरुआत करते हैं कि हमें फर्स्ट प्रोसेस से क्या लेना है। ये तो देखो, वो मेरी फोटो है जहाँ हम आरपीएससी में गए थे इंटरव्यू देके जैसे ही बाहर निकले उस टाइम की। और ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट में देखो इंटरव्यू में 19 नंबर मुझे मिले, 19 नंबर। हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा गई थी, लेकिन इंटरव्यू में अच्छे खासे नंबर मिले। और इसी अनुभव को मैं आप सबके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे इस सफर तक हम पहुंचे, क्योंकि ये आरपीएससी में इंटरव्यू फेस करने का मेरा पहला ऑप्शन था, पहला चांस मेरे को मिला था। तो मैं भी आपकी तरह नर्वस ही था, लेकिन कहाँ से स्टार्ट किया, किन किन का सहयोग मुझे मिला और एक इस लेवल तक कैसे पहुंचे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट में हम ये भी चर्चा करेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ से तैयारी की, किन किन सोर्स से सब कुछ डेटा कलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप है कि जैसे आपका रिजल्ट आएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके जब रोल नंबर होंगे यानी आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होंगे, उसमें 3 गुना 5 गुना हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग लेते हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट होगे सबसे पहले आपको आरपीएससी का एक डिटेल फॉर्म सबमिट करना होता है। अब डिटेल फॉर्म है ये आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इसको अच्छे से भर के इसके साथ जो जो भी डॉक्यूमेंट है आपकी 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पीजी तक, नेट का, उसके बाद अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हो तो उस डिपार्टमेंट की एनओसी वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको आरपीएससी में सबमिट करने होंगे। वो ऑफलाइन भी जाके सबमिट कर सकते हो आप, या फिर बाई पोस्ट आप उसको भेज सकते हो, वो सबमिट होंगे। सभी संबंधित डॉक्यूमेंट वहां जमा हो जाएंगे। इसकी पूरी एक लिस्ट, जैसे आपको रिजल्ट आएगा उसके बाद डिटेल्ड फॉर्म में इसकी एक पूरी लिस्ट आएगी, वो वहां से हो जाएगा। ये एक रूटीन प्रोसेस है, ये आराम से हो जाएगी। और जब रिजल्ट आएगा तो बता देंगे इसके बारे में। यानी कि रिजल्ट आया उससे लेकर के इंटरव्यू वाले दिन तक का क्या अनुभव रहा मेरा, क्या एक्सपीरियंस रहा। तो देखो, मेरा रिजल्ट है वो जून मंथ में आया था, जून 2022 में। और इंटरव्यू है वो 5-6 महीने बाद, ये नवंबर 23 नवंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में मेरा था। वहाँ दो शिफ्टें चलती है, सुबह एक और एक इवनिंग में, यानी दोपहर बाद वाली शिफ्ट में होता है। तो यहाँ क्या था कि जैसे हम गए सबसे पहले आरपीएससी ऑफिस में, हमारी एंट्री एंट्री से पहले आपका जो गेट होता है उस गेट पे वो चेक करते हैं पूरा रोल नंबर, आपकी आईडी। आपको वेरीफाई करने के बाद बैग वैग सब कुछ जमा होके और आपको अंदर भेजते हैं। जैसे ही अंदर भेजेंगे वो आपको एक लाइब्रेरी में सिटिंग है आपकी, वहाँ आरपीएससी के ऊपर एक लाइब्रेरी बनी हुई है फर्स्ट फ्लोर पे, उस पे आपको बिठाते हैं। और 10 का ग्रुप बनता है, जैसे 10 10 10 30 लोगों को वो बुलाते हैं और 10 10 लोगों का ग्रुप बनता है। उस ग्रुप में ऑफिसर्स आएंगे और एक एक का डॉक्यूमेंट क्या होंगे, चेक होंगे। जैसे आपका 10th की कोई डिटेल है तो वो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिखानी है, 12th की डिटेल है 12th की मार्कशीट दिखानी है, ग्रेजुएशन की डिटेल है ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखानी है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए उनका हर एक डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। ये प्रोसेस लगभग 2 घंटे में खत्म हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसके बाद आपको बिठा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपका फर्स्ट बोर्ड में, सेकंड बोर्ड में, वहाँ इंटरव्यू बोर्ड बनते हैं, 3 से 4 इंटरव्यू बोर्ड बनते हैं जैसे जैसे आपको बुलाते हैं। फिर जैसे मान लो एक बच्चे का कोई इंटरव्यू बोर्ड में रूम के अंदर भेज दिया और दूसरे स्टूडेंट्स को उस रूम के बाहर आपको वेटिंग के लिए बिठा देते हैं। जैसे ही पहले वाला बार इंटरव्यू दे के बाहर आता है, आप अंदर इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। ये तो वहां तक की प्रोसेस है जब आप इंटरव्यू हॉल में इंटर करते हैं तब तक की। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हम इंटरव्यू हॉल में जाने के बाद हमें क्या करना होता है, वो वाला। तो देखो, ये पूरी प्रोसेस वो है इंटरव्यू हॉल के अंदर जाने की। तो सबसे पहले तो ये 15 से 20 मिनट तक का आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन इसमें क्या टाइम कोई एग्जिट नहीं है, क्योंकि कोई घड़ी कोई गैजेट हमें नहीं ले जाने देते ना, कुछ लगा होता है। तो फिक्स एक आइडिया हम बता सकते हैं कि 15 से 20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। बाकी कोई किसी का फिक्स टाइम नहीं होता, वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो जैसे हम हॉल में इंटर किए सबसे पहले
जो गेटिंग द इंटरव्यू बोर्ड्स, जो इंटरव्यू बोर्ड है उनका हमने अभिवादन किया। तो जैसे मेरा इंटरव्यू सेकंड सेशन में था, तो मैं जैसे ही गया, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। फिर मैंने वहाँ उनको गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम, ये कुछ बोला। मेरा जो बोर्ड था वो डॉक्टर मंजू शर्मा का बोर्ड था, आरपीएससी के सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा। तो एक तो वो मंजू शर्मा मैम थी जो चेयरमैन थी उस बोर्ड की, और दो स्पेशलिस्ट थे जो प्रोफेसर सब्जेक्ट एक्सपर्ट आते हैं, उनको मैं नहीं पहचानता था। तो वहां जाते ही सबसे पहले मैंने अभिवादन किया। सामने एक चेयर लगी हुई है तीनों तरफ, सामने 3 मेंबर बैठे हैं, उसके सामने कैंडिडेट की चेयर लगी हुई है। तो मैंने पूछा कि क्या सर मैं बैठ सकता हूँ? तो बोले हाँ हाँ आप बैठिए। तो मैं जैसे ही बैठा, बोले कुछ आप नॉर्मल हो? हाँ हम नॉर्मल है सर। तो ऐसे कुछ हंसी खुशी का ऐसे माहौल में वो स्टार्ट किया। फिर सबसे पहले जो चेयरमैन मैडम थी डॉक्टर मंजू शर्मा, उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, और उन्होंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया कि क्या आप कंफर्ट हो? हाँ मैडम मैं कंफर्ट हूँ। फिर उन्होंने वेरीफाई किया कि 10th में आपके कितने परसेंटेज हैं, 12th में कितने परसेंटेज हैं, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है। ऐसे उन्होंने वेरीफाई किया कि ये वही कैंडिडेट है जिनकी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट हम फॉर्म सबमिट करते हैं वो उनके सामने टेबल पे होते हैं, तो वो वेरीफाई करते हैं इन चीजों को। हालांकि नाम वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन वो वेरीफाई करते हैं। जब ये वेरीफाई हो गया, उसके बाद उन्होंने पहला ही क्वेश्चन ये पूछा कि भाई आपका डिस्ट्रिक्ट है वो। अब भी मैं ये जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि आप इससे रिलेट करते जाओ। जब आपका इंटरव्यू का दिन आएगा तो आप इससे रिलेट करते जाओ। हालांकि क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, सारा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आप इससे रिलेट करते जाओ, आपको एक आइडिया होगा बेसिक बेसिक कि इन चीजों को आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को यही पूछा कि आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से संभाग में आता है? तो मेरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने बोला जयपुर संभाग में आता है। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि ये जयपुर संभाग में क्यों आता है, चूरू संभाग में क्यों नहीं आता। तो इसका छोटा सा क्वेश्चन आंसर दिया कि मैडम जब देश आजाद हुआ तब से ही जयपुर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर प्रजामंडल में आता था, जयपुर जो शासन है उसमें ही आता था। तो जयपुर से हुआ, जबकि चूरू बीकानेर शासन के अंदर में था, तो वो बीकानेर में ऐड हो गया। फिर बोला ठीक है। फिर उन्होंने एक आध क्वेश्चन और किए। एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं। तो मैंने वो 4 जिले बताए, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर उन्होंने पूछा कि हाड़ौती की कोई 5 विशेषताएं बताओ। तो मैंने एक दो बताई, जैसे चंबल नदी है, वहाँ काली मिट्टी है, कपास की फसल होती है, ऐसा कुछ। जैसे ही वो बताया, उन्होंने एक्सपर्ट की तरफ हैंड ओवर कर दिया। और जैसे ही पहला एक्सपर्ट आया, उन्होंने मुझे पूछा कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो वो मैंने बता दिया अच्छे से। हर एबीएस मैं बीएसटी से हूँ, अकाउंट सब्जेक्ट से, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। मैंने बता दिया कि सर सेविंग अकाउंट ये होता है, करंट अकाउंट ये होता है। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया कि सर मुझे ये बताओ शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बता दिया कि सर शेयर है वो कैपिटल है, और डिवेंचर है वो लोन है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं, शेयर में या डिवेंचर में। तो उसका आंसर मैंने बताया कि सर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बिल्कुल इक्विटी शेयर में कीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक सर्टेन अमाउंट हमें मिले, तो आप डिवेंचर में इन्वेस्ट कीजिए। वो तो सर जो इन्वेस्टर है उस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने एक आध क्वेश्चन और सब्जेक्ट से रिलेटेड किए, जैसे फाइनेंस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन एकदम हंसी खुशी के माहौल में। फिर उन्होंने सेकंड एक्सपर्ट को ट्रांसफर कर दिया। सेकंड एक्सपर्ट को ट्रांसफर करते ही उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट तैयार करके आए हो। क्योंकि कॉलेज लेक्चर के सब्जेक्ट सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब तो इंटरव्यू के टाइम पर तैयार होते नहीं। लेकिन उन्होंने पूछा कि सर कौन सा सब्जेक्ट तैयार, आप कौन सा सब्जेक्ट तैयार करके आए हो। तो वहां मैंने बोला कि सर मैं बीकॉम में पढ़ाता हूँ रेगुलरली, तो बीकॉम के सब्जेक्ट लगभग तैयार करके आया हूँ। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोस्टिंग है। तो बोला अच्छा कोस्टिंग को पढ़ के आए हो? हाँ। तो उन्होंने कॉस्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट किए कि सर बताओ मुझे पीवी रेशियो क्या होता है। मैंने पीवी रेशियो बताया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया। फिर मुझे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया कि ये पीवी रेशियो का कि सेल्स इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, पीवी रेशियो इतना, आप कैलकुलेट करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करो। तो मैंने पूछा कि सर मैं पेन और वो पेज की हेल्प ले सकता हूँ? बोले हाँ हाँ। तो मुझे एक पेन और पेज दे दिया। मैं उससे निकालने लगा। जब तक मैंने एक ही कैलकुलेट किया था, 10 मुश्किल से 30 से 1 सेकंड का टाइम दिया। फिर उन्होंने बोला ठीक है रहने दो आप, बोर्ड पे जा सकते हो आप। तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है छोटा सा, प्लाई बोर्ड, उस पर मार्कर पड़ा होता है। तो बोला आप बोर्ड पे जा सकते हो, क्या पढ़ाओगे, पढ़ाना आपको क्या पढ़ाओगे? तो बोला सर मैं तो कोस्टिंग पढ़ाना चाहूंगा, बाकी आप जो बोलो। क्योंकि मैं 6-7 डेमो लेक्चर तैयार करके गया था, मुझे पता था इन चीजों का। तो वहां जाते ही बोला नहीं आप अपनी मर्जी से सर कोई भी टॉपिक पढ़ाओ। तो मैंने अपने कोस्टिंग में एक चैप्टर है एलिमेंट ऑफ कोस्ट।
एलिमेंट, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, ये मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने वहां लिखा, उसका चार्ट बनाया कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जैसे मैंने 1 मिनट में वो चार्ट वार्ट बनाए, तैयार किए उनकी तरफ, तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं, ओवरहेड क्या होता है, प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। तो ये सारा मैंने कुछ बताया। इसमें मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगे होंगे। इतने में बोला कि सर आप आ सकते हो, आप आ जाओ। तो मैं उसको रफ करके जैसे ही आया, सीट पे बैठा, तो बोला थैंक यू, आपका इंटरव्यू हो गया। तो मैं बाहर आ गया। एकदम नॉर्मल माहौल था, वैसे जैसे जहां तक मैंने सुना सिविल सर्विसेज जैसा कोई इंटरव्यू नहीं था। नॉर्मल माहौल था, कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए, कुछ करंट अफेयर्स के पूछे गए, कुछ जीके के क्वेश्चन पूछे गए। ये मेरा एक्सपीरियंस था। जब मैं बाहर निकला तो ये जरूर संतुष्ट था कि हाँ, हमें ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। ये इतना जरूर संतुष्ट नहीं था कि इतने नंबर मिलेंगे। लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका दुख था। लेकिन जब मार्क्स जारी किए गए तब पता चला कि इंटरव्यू में अच्छे नंबर है, तो कॉन्फिडेंस आया कि इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर हुए, चलो हम कुछ कर सकते हैं। हालांकि सब्जेक्ट में अपने भी कुछ कमियां थी, कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, कुछ हो गया, उस वजह से अपना नहीं हो पाया। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस हमें जरूर मिला। अब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। ये तो था कि हमारे साथ क्या हुआ, वो पूरी प्रोसीजर से हम गुजरे, वो मैंने डिटेल में बताया। ये मैंने मेरे सब्जेक्ट का बताया। दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, वो इन सारी चीजों को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूं। तो अपने सब्जेक्ट से वो रिलेट करते जाए कि हमें इस सब्जेक्ट के हिसाब से या इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद को किस हिसाब से तैयार करना है। उसके बाद ये था कि हमने तैयारी कैसे की। देखो, मेन पॉइंट ये है कि जैसे आपके आंसर किया है और आपको लगे कि आपके नंबर से वो 50-55% से ऊपर है, आपको लगता है कि इंटरव्यू कॉल हो जाएगा इतने नंबर में, क्योंकि प्रीवियस हर सब्जेक्ट के नंबर अलग अलग थे, तो उस सब्जेक्ट के बेस पे आपको ये लगता है कि अपना इंटरव्यू में कॉल हो जाएगा, तो आप रिजल्ट का वेट नहीं करो। जैसे आपके आंसर किया जाए, उसके बाद आप चीजों को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए आदमी 1-2 दिन में, 5-7 दिन में तैयार नहीं होता। उसमें आपको थोड़ा लंबा समय चाहिए होता है। 2-3 महीने आप अपने आप को रूटीन में डालने की कोशिश करोगे, अपने आप की पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको ये आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंज आएगा। व्यवहार में परिवर्तन है, वो 1-2 दिन में नहीं आएगा। तो जैसे आपके आंसर किया जाए, आप चीजों को थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू की तरफ समेटना कोशिश करो, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो। तो मैंने वो कैसे स्टार्ट किया, इसकी 3 स्टेप मैंने बनाई कि किसी भी आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू देने के लिए कितनी स्टेप्स में हमें तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, 3 स्टेप थी। पहली, हमें पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी पे कुछ काम करना चाहिए। सेकंड, जनरल नॉलेज पे काम करना चाहिए। और थर्ड, सब्जेक्ट के तो हम एक्सपर्ट हैं ही, मान लो एग्जाम पास करके आए तो, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम और इंटरव्यू में डिफरेंट होते हैं, उस पर हमें बात करनी चाहिए। तो पहले पे ही देखो, पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस, तो इस पे एक अलग से जब रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ इतना सा बता सकते हैं कि ड्रेसिंग सेंस एकदम कैजुअल होना चाहिए। और आप अपने आप को ये सोच के अभी तैयारी करनी चाहिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ऑफिस में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, बच्चों को रिप्रेजेंट करोगे, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करोगे, तो वहां आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, बस वही ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आरपीएससी की तरफ से इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप ये पहन के आओ, आपको कोट पैंट या सूट पहनना है, आपको क्या पहनना है, शर्ट पहनना। वो आपके सेंस पे डिपेंड करता है कि एज ए लेक्चरर आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, उसी पे। और एक अदर पॉइंट्स पे जिसे आपको ध्यान रखना है कि आई कांटेक्ट करके बात करनी है, अगले की पूरी बात सुनने के बाद जवाब देना है, बीच में बात नहीं काटनी है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे अगले का ईगो हर्ट हो, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे साफ पता चले कि ये बात झूठ है। एकदम प्रैक्टिकल जमीन पे होके, मतलब प्रैक्टिकल होके हमें बात करनी है, क्योंकि वो जो सामने बैठे हैं वो जाहिर तौर है कि जिनको 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे जैसे स्टूडेंट्स खूब देख चुके हैं, वो रात दिन पढ़ाते हैं, तो उनको पता है कि हम कितनी बात झूठ बोल रहे हैं, कितनी सच बोल रहे हैं। और अगर एक भी बात उसमें झूठ होगी तो आप आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो वो पहली बात। दूसरी, देखो जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज का वैसे तो कोई अंत है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि हम ग्रुप में तैयारी कर रहे थे, 7-8 दोस्त थे, तो उन्होंने सबने ये बताया कि जो चेयरमैन होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। अब ये तो नहीं है कि जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन होगा वो अपने सब्जेक्ट का ही होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। तो वो ज्यादातर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब जीके में जैसे मान लो अपने राजस्थान के आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, या फिर करंट अफेयर्स में जैसे आपका इंटरव्यू उससे 2-3 महीने पहले से ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड, न्यूज़पेपर में जो न्यूज छपती है, टीवी पे जो चल रहा है, जो बहस का मुद्दा है, जो डिबेट चल रही है,
उस पर आपको थोड़ा बारीक से ध्यान रखना है। जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ो तो वो बारीक से उस चीजों को ध्यान रखना है कि ये करंट में पकड़ रही, ये चीजें वो पकड़ सकते हैं, बस वही इंटरव्यू। फिर सब्जेक्ट स्पेशल में देखो, एक सब्जेक्ट तो आपके जो पेपर होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट तो आपको डीप पढ़ के ही जाना है। जैसे एबीएसटी में आपको स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं, आप कोस्टिंग पढ़ सकते हैं, इनकम टैक्स में आपका मतलब रुचि है तो इनकम टैक्स पढ़ सकते हो, स्टैटिक्स आपको अच्छा लगता है, कस्टम आपको अच्छा लगता है, तो वो आप एक सब्जेक्ट तो डीप में पढ़ के जाओ 1-2 महीने, कि उस सब्जेक्ट से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप रिलेट कर सको। एक्यूरेट आंसर भी नहीं दे सको तो आप रिलेट कर सको, ऐसे उसमें नर्वस फील नहीं है वो वाला। और दूसरा देखो, डेमो लेक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यू के मार्क्स लगभग मेरे को जहां तक लगता है, एक तो एंट्री पॉइंट और एक ये डेमो, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन आंसर में वो इतना ध्यान नहीं देते, बस आप बताने का सेंस ही होता है। तो डेमो लेक्चर, अब डेमो लेक्चर में मेरे साथ तो ये हुआ कि उन्होंने मुझे चॉइस दे दी कि सर आप जो भी तैयार करके आए वो पढ़ा दो। किसी को नहीं भी चॉइस देते हैं तो वो बोल देते हैं कि आप स्टैटिक्स का कोई टॉपिक पढ़ाओ। हालांकि सब्जेक्ट का चॉइस वो जरूर देते हैं, टॉपिक का चॉइस। तो इसमें आपको क्या है कि मैंने तो ये किया कि जो 5-7-6 अपने चैप्टर है, सब्जेक्ट है, सब में एक एक दो चैप्टर का डेमो मैंने तैयार कर लिया, पहले से ही डेमो तैयार किया, लिख लिया भाई ये प्रेजेंट करना है, और अपने माइंड में एक सेटअप करके गया कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट का डेमो के लिए वो बोल दे तो मैं ऐसे ऐसे इसको स्टार्ट करूंगा और यहाँ से इसको क्लोज करूंगा। हालांकि उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी, अगर नहीं भी देते तो मैं हर सब्जेक्ट का एक एक डेमो तैयार करके गया। और लास्ट 5 से 7 मिनट का मैटर आपके पास होना चाहिए, फिर वो क्रॉस क्वेश्चन उसमें पूछते रहते और वो बताते रहते। अब लास्ट ये था कि मैंने तैयारी कहाँ से स्टार्ट की, ये तो इसमें मॉक इंटरव्यू का बहुत रोल होता है। तो मॉक इंटरव्यू भी मैंने दिए, ग्रुप डिस्कशन भी किया, मेरे साथ वाले स्टूडेंट थे, स्टाफ थे, वो भी, उनके साथ मैंने चर्चा की, क्योंकि मैं तब से 2-3-4 साल से रेगुलर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा ही रहा हूँ, तो वो मेरे साथ वाले थे। एक दो स्टाफ का भी सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ उनको भी थोड़ा बहुत कहीं एक्सपीरियंस था, इन्होंने केवी में इंटरव्यू दिया हुआ है, इन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उनके साथ मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए प्लान किया। तो सबसे पहले तो जो प्रज्ञान आरएस एकेडमी जयपुर में थी एक कोचिंग, उसका कोई एड आया, हमें मिला कि एबीएसटी के वहां मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, तो मैं वहां गया और वहां फीस देके और मैंने मॉक इंटरव्यू दिए। तो वहां क्या है, उस टाइम पे एसआई के इंटरव्यू भी चल रहे थे, कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू भी चल रहे थे। वो प्रॉपर आपको एक ड्रेसिंग सेंस में बिठाएंगे, प्रॉपर जो आरपीएससी में प्रोसेस फॉलो होती है वही प्रोसेस वहां फॉलो हुई। रिकॉर्डिंग भी हमें इंटरव्यू की अवेलेबल करवाई गई, जब हमने मॉक इंटरव्यू दे दिया उसके बाद हमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई गई, क्या आप इसमें देख सकते हो आपकी क्या प्रोसेस है, कैसे आप बैठे हो, बॉडी पोस्चर, वो सारा। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन ये मेरा पहला ही मॉक इंटरव्यू था तो मैं इसमें बहुत नर्वस था। लेकिन जब मैंने देखा, उसका वीडियो मुझे अवेलेबल करवाया गया, तो वो देखा तो उसमें अपने आप को सुधार करने का मौका मिला। एक ही बार मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद एक सीएसआर प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, यहाँ एक प्रोग्राम हुआ। एक कन्वीनर सर थे डॉक्टर जेबी खान, और एक प्रिंसिपल सर थे, वो एबीएसटी के थे, पुनिया पुनिया सर। उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हर एक सब्जेक्ट के वहां मॉक इंटरव्यू आयोजित करवाए गए। तो वहां हम गए, वहां बहुत अच्छे से हमें सीखने को मिला। एक एक बच्चे के सेम आरपीएससी की प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉक इंटरव्यू कराए गए, फिर हमारे नंबर दिए गए, एक एक को नंबर शो किए। और उस लोहिया कॉलेज में मेरे को 16 नंबर दिए गए इंटरव्यू में, और उन्होंने ये बोला कि ये मैक्सिमम है आरपीएससी में, इससे बढ़ेंगे आपको, इसके कम होने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला। और मेरे साथ तो वो चीज सच भी हुई कि मेरे आरपीएससी में 19 आए, यहाँ 16 थे, यहाँ मैं दूसरे नंबर पे था। तो वो बहुत सटीकता से उन्होंने इंटरव्यू लिया, और जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो हमें बिठा के आराम से जितने भी कैंडिडेट आए उनको पूरा समझाया गया लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा। तो वो हमें बहुत मददगार हुआ। उसके बाद हम क्या थे, अपनी कॉलेज में सेल्फ ग्रुप डिस्कशन करते कि कॉलेज में जैसे लंच ब्रेक होता या एक दो लेक्चर हमारे खाली होते, तो उसमें एक दो लेक्चरों को मैं सामने दोस्तों को बिठा लेता और उसमें वो प्रेजेंट करता मैं। तो ऐसे मैंने सेल्फ और कोचिंग में, कॉलेज में तो कम से कम 20 बार मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस की कि कैसे कैसे इंटरव्यू हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सब्जेक्ट के कैसे आ सकते हैं, बाहर के कैसे आ सकते हैं। और अपने आप को लगभग तैयार किया। कम से कम 3 से 4 महीने का हमारे गैप था। जून में आ गया और नवंबर में इंटरव्यू है, तो 5-6 महीने का गैप था। 5-6 महीने में रेगुलर, ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे रेगुलर में माइंडसेट को इसी हिसाब से सोचता, बैठना उठना चलना, कॉलेज में इंटर होना, पढ़ाना, इसी हिसाब से चल रहा था कि जैसे मेरा इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। मेरे साथ ये बेनिफिट था कि मैं टीचिंग के जॉब में था, तो वो साथ साथ पढ़ा रहा था, तो वो प्रैक्टिस करता। मैं बोर्ड पे भी इसी एंगल से लिखता, जैसे पहले तो हम किसी भी एंगल से लिख लेते हैं, वहां इसी एंगल से होना चाहिए कि सबको सामने दिखे, तो मैं बोर्ड पे भी उसी एंगल से लिखता। तो इन चीजों से मुझे हेल्प मिली। अब मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि क्या प्रोसेस है। अब इसके लिए आपको कोई कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे इस पे जो वीडियो आपको मिलेगा इंटरव्यू चैनल पे,
उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जितना हेल्प हो सके उतना बताऊंगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम चाह रहे हैं कि 5-7 दोस्त, 2-3 मेरे दोस्त, उनका सिलेक्शन हुआ भी है कॉलेज लेक्चर में, तो हम सब मिलकर कोई एक मॉक इंटरव्यू कर लेंगे। जैसे जैसे वो पॉसिबल होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलेंगे, क्या प्रोसेस होगी, रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम मिलेगा, उस हिसाब से कुछ सोचेंगे। माइंड में सोच रखा है कि कुछ करेंगे, लेकिन अभी तो आप इसी बेस पे अपने तैयारियों को स्टार्ट करते चलो। और कोई भी क्यूरी हो तो वो हमसे पूछे। और ये चैनल है मारोठिया कॉमर्स क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये लगे कि ये इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए वैल्यूएबल है, इससे हमें कुछ सूचना मिली है, तो वो आप इसको कर सकते हो। ये सारी चीजें बताने का मेरे को नैतिक आधार तब मिला जब मेरे इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए। वरना ऐसे अगर मैं खुद इसके सामने नहीं पॉसिबल होता, वहां उपस्थित नहीं होता, नहीं ऐसी प्रोसेस से गुजरा होता, तो बताने की स्थिति में नहीं था। थैंक यू, धन्यवाद।